1947 का विभाजन इतिहास का एक ऐसा पन्ना जिसने दक्षिण एशिया की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। ये सिर्फ नक्शे पर खींची गई कोई लकीर नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही उलझी हुई राजनीतिक बिसात और एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत छिपी थी। आज के इस एक्सप्लेनर में ठीक इसी बात का गहराई से विश्लेषण किया जाएगा। सदियों से एक साथ रहने वाले लोग अचानक दो अलग अलग देशों, भारत और पाकिस्तान में कैसे बंट गए? इसके पीछे का राजनीतिक तंत्र आखिर क्या था? चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। 1.5 करोड़, ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। 1.5 करोड़, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन लोगों की संख्या है जिन्हें रातों रात अपना घर-बार छोड़कर एक बिल्कुल अनजाने भविष्य की तरफ निकलना पड़ा। मानव इतिहास का सबसे बड़ा और शायद सबसे दर्दनाक विस्थापन। ये एक नंबर ही हमें बता देता है कि ये घटना कितनी बड़ी थी, जिसने लाखों जिंदगियों को एक पल में शरणार्थी बना दिया। तो इस विश्लेषण में इस पूरे ऐतिहासिक घटनाक्रम को एक एक करके समझा जाएगा। विभाजन के शुरुआती बीजों से लेकर राजनीतिक गुटों के बनने, टू नेशन थ्योरी, फिर डायरेक्ट एक्शन डे का वो भयानक संकट, माउंटबैटन प्लान और आखिर में इस पूरी त्रासदी की उस विरासत और मानवीय कीमत तक जो आज भी महसूस की जाती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस विभाजन के बीज आखिर बोए कहाँ गए थे। देखिए, कहानी शुरू होती है साल 1600 से। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो सिर्फ व्यापार के इरादे से थी, लेकिन 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद राजनीतिक सत्ता भी उनके हाथ में आने लगी। फिर आता है 1857 का साल। 1857 की महान क्रांति, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस विद्रोह में हिंदू और मुस्लिम दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों का सामना किया था। इस हिंदू मुस्लिम एकता ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। उन्हें यह बिल्कुल साफ हो गया था कि अगर भारत ऐसे ही एकजुट रहा तो उनका राज ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और यहीं से शुरुआत होती है डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो की नीति की। अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से भारतीय समाज में पहले से मौजूद सामाजिक और धार्मिक मतभेदों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना शुरू किया। उनका मकसद बहुत सीधा था, समुदायों को धार्मिक आधार पर इस कदर बांट दो कि वे कभी दोबारा एक साथ मिलकर ब्रिटिश राज के खिलाफ खड़े ही ना हो सकें। इसी बांटने की नीति का सीधा असर राजनीतिक गुटों के उदय के रूप में देखने को मिला। इस समय तक भारत की राजनीति में दो अलग अलग धाराएं बन रही थीं। एक तरफ थी 1885 में बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका लक्ष्य सभी भारतीयों के लिए राजनीतिक अधिकार और स्वतंत्रता हासिल करना था, और दूसरी तरफ थी 1906 में बनी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। इसका गठन मुख्य रूप से अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक और सामाजिक हितों की रक्षा के लिए किया गया था। हालांकि 1916 के लखनऊ समझौते में इन दोनों ने कुछ वक्त के लिए मिलकर काम किया, लेकिन इनकी बुनियादी प्राथमिकताएं अलग थीं, जो आगे चलकर एक बड़े टकराव की वजह बनने वाली थीं। इस बीच एक बहुत बड़ा कानूनी बदलाव हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट्स या अलग निर्वाचन क्षेत्र। 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों के तहत अंग्रेजों ने एक ऐसा सिस्टम लागू किया जिसने भारत की राजनीति की दिशा ही पलट दी। इसके तहत किसी खास धर्म के मतदाता केवल अपने ही धर्म के उम्मीदवार को वोट दे सकते थे। जाहिर सी बात है, जब वोटिंग ही धर्म के नाम पर होगी तो राजनीति तो समाज को बांटेगी ही। ये विभाजन की तरफ बढ़ाया गया एक बहुत बड़ा कदम था। और इन्हीं दूरियों ने आगे चलकर एक पूरी विचारधारा का रूप ले लिया। इसे द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी टू नेशन थियरी कहा जाता है। ये विचार सबसे पहले अल्लामा इकबाल ने रखा था और 1940 के लाहौर अधिवेशन में इसे एक औपचारिक प्रस्ताव के रूप में पास कर दिया गया। ये थियरी बिल्कुल साफ थी, हिंदू और मुस्लिम दो एकदम अलग राष्ट्र हैं और उनका एक ही देश में एक साथ रहना मुमकिन नहीं है। हालांकि महात्मा गांधी जैसे कई नेता इसके सख्त खिलाफ थे और अखंड भारत के पक्ष में थे, लेकिन फिर भी यह सिद्धांत एक अलग पाकिस्तान की मांग का सबसे मजबूत आधार बन गया। मुस्लिम लीग अपने इस विचार पर पूरी तरह से कायम थी। मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें कभी हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा जाता था, उनका यह साफ मानना था कि दोनों समुदायों के धार्मिक दर्शन, रीति रिवाज और साहित्य इतने अलग हैं कि उन्हें एक ही राज्य में बांध कर रखने से सिर्फ और सिर्फ असंतोष ही पैदा होगा। मुस्लिम लीग के लिए अब एक अलग देश कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक परम आवश्यकता थे। 1940 के दशक तक आते आते हालात तेजी से बिगड़ने लगे। एक गहरा संकट खड़ा हो गया था।
1939 से 1945 के बीच चले द्वितीय विश्व युद्ध ने अंग्रेजों की कमर तोड़ दी थी। उनके पास संसाधन नहीं बचे थे। ऊपर से 1942 में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन ने उन पर भारी दबाव बना दिया था। 1946 में अंग्रेज एक कैबिनेट मिशन लेकर आए ताकि सत्ता सौंपने का कोई एक साझा हल निकल सके, लेकिन वो पूरी तरह फेल हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया। इसके बाद कलकत्ता में जो भयानक सांप्रदायिक दंगे भड़के, उसने अखंड भारत की बची खुची उम्मीदों को भी लगभग खत्म कर दिया। अब वक्त बहुत कम था और फैसले बहुत बड़े लिए जाने थे। ये वो दौर था जब सब कुछ एक भयानक अफरा तफरी के बीच हो रहा था। सत्ता हस्तांतरण को अंजाम देने के लिए आखिरी ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। जब कैबिनेट मिशन फेल हो गया और कोई रास्ता नहीं बचा, तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई। तय हुआ कि भारत को बांटा जाएगा। जल्दबाजी में रेडक्लिफ लाइन खींची गई और 14-15 अगस्त को 2 स्वतंत्र देशों के जन्म का ऐलान कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया का एक ऐसा सच है जो वाकई हैरान करता है। सर साइरल रेडक्लिफ, ये वो व्यक्ति थे जिन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा खींचने का काम सौंपा गया था। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उन्होंने इससे पहले कभी भारत देखा तक नहीं था। लंदन में बैठकर उन्होंने लाखों लोगों की किस्मत का फैसला कर दिया। ब्रिटिश प्रशासन के इन कागजी फैसलों और जमीन पर मौजूद असलियत के बीच का ये अंतर एक बहुत बड़ी त्रासदी की वजह बना। और फिर इन कागजी फैसलों की जो कीमत इंसानों को चुकानी पड़ी, वो रूह कपा देने वाली थी। 1.5 करोड़ लोग, रातों रात जो लकीरें खींची गईं, उसकी वजह से लाखों लोगों ने खुद को अचानक सीमा की गलत तरफ पाया। जिस जमीन पर उनकी पीढ़ियां पली बड़ी थीं, वहां वे अचानक अजनबी और असुरक्षित हो गए। इसके बाद हिंदू, सिख और मुसलमानों का जो पलायन शुरू हुआ, वो इतना हिंसक और बेतहाशा था जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। इस पलायन की मानवीय कीमत बहुत भारी थी। अनुमान है कि करीब 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ट्रेनें लाशों से भर भर कर सीमा पार कर रही थीं। रास्ते में भुखमरी, बीमारियां और नफरत से भरी सांप्रदायिक हिंसा ने अनगिनत परिवारों को उजाड़ दिया। ये सिर्फ सत्ता का बंटवारा नहीं था, ये इंसानियत का सबसे बुरा दौर था। मशहूर लेखक सादत हसन मंटो की रचनाएं इस दर्द को बहुत गहराई से बयां करती हैं। बंटवारे ने सिर्फ जमीन नहीं बांटी थी, उसने इंसान को इंसान से अलग कर दिया था। ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक आघात था। सदियों की दोस्ती, साझे मोहल्ले, मिलीजुली संस्कृति, सब कुछ धर्म की उस एक लकीर ने हमेशा हमेशा के लिए काट कर रख दिया। अगर 1947 के उन राजनीतिक फैसलों की विरासत की बात की जाए, तो उसका असर आज भी साफ दिखता है। बंटवारे के तुरंत बाद ही अक्टूबर 1947 में कश्मीर संघर्ष शुरू हो गया। इसी माहौल की वजह से 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की दुखद हत्या हुई। उसके बाद के दशकों में कई युद्ध लड़े गए। आज भी दोनों देशों के बीच एक भू-राजनीतिक तनाव कायम है। सांस्कृतिक जड़ें भले ही एक हों, लेकिन वो लकीर आज भी एक बहुत बड़ा फासला बनाए हुए है। तो अंत में एक सवाल जो आज भी हमारे सामने खड़ा रहता है, क्या 1947 के विभाजन की इस भयानक त्रासदी को टाला जा सकता था? क्या बेहतर राजनीतिक सूझबूझ से इस दर्दनाक इतिहास को बदला जा सकता था? ये एक्सप्लेनर हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि जब राजनीति समुदायों को बांटने पर उतर आती है, तो उसकी कितनी भारी कीमत आम इंसानों को चुकानी पड़ती है। इतिहास का ये अध्याय सिर्फ अतीत नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा सबक है।